Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. We're going to continue with chapter number 23 of our spectrum, that is Quit India Movement, Demand for Pakistan and the INA. Today's lecture is going to be very important because we are going to do INA, which is Indian National Army. सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो आपको पता ही है कि he had always shown a militant streak, right? He was a person who used to react violently to any insult. अगर कोई इंडियंस को इंसल्ट करता था, यूरोपियंस इंडियंस को इंसल्ट करते थे, तो बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते थे बोस, राइट? आपको ये भी पता होगा, it is very also an interesting fact for you, that he cleared the civil services exam, Indian civil services, and also got the 4th position in that examination, right? But he resigned from the services in 1921 to join the Indian national struggle. तो बोस जो हैं उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम निकाला, उनकी रैंक थी 4th, और उन्होंने रिज़ाइन किया इन 1921. क्यों रिज़ाइन किया? क्योंकि वो फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन करना चाहते थे और लेटर ऑब्वियसली कांग्रेस के वो मेंबर बन गए. उनके जो पॉलिटिकल गुरु अगर आप बोल सकते हैं तो उनका नाम है चित्तरंजन दास, जो उनके पॉलिटिकल गुरु रहे हैं. आप देखेंगे कि बोस जो हैं वो बने कैलकाटा के मेयर, राइट, 1923 में. बहुत बार जेल भी गए, राइट. एक बात तो क्लियर थी बोस के बारे में कि वो गांधीयन पॉलिटिक्स से काफ़ी डिफरेंटली सोचते थे, अपने तरीके से सोचते थे, और अपने तरीके से ही उन्होंने एक ट्रेंड शुरू किया इंडियन नेशनल कांग्रेस में, राइट. 1940 में अगर हम बात करें तो उन्होंने एक कन्वीन किया कॉन्फ्रेंस, राइट, 1940 मार्च. उस कॉन्फ्रेंस का नाम था एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस, राइट. एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ये कन्वीन किया गया था? रामगढ़ में. ये किनके जॉइंट एफर्ट्स थे? ये फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा दोनों के जॉइंट एफर्ट से ये कन्वीन हुई थी. और इस कॉन्फ्रेंस में जो रेजोल्यूशन लिया गया था वो ये था कि एक वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल अप्रैल 6 को लॉन्च होगा, राइट. किस लिए था वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल? क्या करने वाले थे कि कोई भी इंपीरियलिस्ट वॉर को हेल्प ना करे, सपोर्ट ना करे. कैसे सपोर्ट ना करे? ना ही मेन से सपोर्ट करे, ना ही आर्मी से सपोर्ट करे, ऑब्वियसली, राइट. ना ही एम्यूनिशन से सपोर्ट करे, ना ही मनी से सपोर्ट करे, और ना ही मटेरियल से सपोर्ट करे, राइट. सो आपको चित्तरंजन दास आपको पता होना चाहिए कि उनके पॉलिटिकल गुरु थे. आपको ये भी याद रखना है कि 1940 में उन्होंने एक एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस शुरू की, बोस ने रामगढ़ में कॉन्फ्रेंस की, एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस. और इसमें रेजोल्यूशन जो पास हुआ वो ये था कि वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल करेंगे अप्रैल 6 को. और वो स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं कि कोई भी जो इम्पीरियलिस्ट कॉज है या वॉर है उसको सपोर्ट ना करें, किसी भी तरीके से सपोर्ट ना करें, ना ही पैसे से सपोर्ट करें, ना ही मटेरियल से सपोर्ट करें, एक्सेट्रा, राइट. और ये जो एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस है ये किसके जॉइंट एफर्ट्स थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के एंड किसान सभा के. इतना आपको क्लियर है? आई थिंक दिस इज क्लियर. अब हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ. बोस को जुलाई में अरेस्ट कर लिया गया, राइट. क्यों अरेस्ट किया गया था? बिकॉज ही वॉज प्रोटेस्टिंग एंड ट्राइड टू लॉन्च अ सत्याग्रह अगेंस्ट अ प्रपोज्ड मॉन्यूमेंट फॉर हॉलविल इन कैलकाटा, राइट. प्रोटेस्ट के दौरान जब वो एक सत्याग्रह लॉन्च करने वाले थे अगेंस्ट अ प्रपोज्ड मॉन्यूमेंट फॉर हॉलविल इन कैलकाटा, तब उनको अरेस्ट किया गया. उनको बाद में रिलीज किया गया प्रिजन से और हाउस अरेस्ट पे रखा गया दिसंबर तक, राइट. जनवरी 1941 में आप ये बोल सकते हैं कि इट वाज रिपोर्टेड कि बोस एस्केप्ड. January 26, 1941 को ही रीच्ड पेशावर.
अपना उन्होंने नाम चेंज किया, नाम जियाउद्दीन के नाम से वो पेशावर पहुंचे। किसकी हेल्प से पहुंचे? भगत राम की हेल्प से पहुंचे। तो आपको अभी तक हमने क्या देखा? 1940 जुलाई, when he was protesting against a monument that was proposed for Holwell in Calcutta. He was arrested, and then he was placed in a prison, right? Later he was placed in house arrest. It is known कि 1941 में जनवरी में ही एस्केप करके वो कहाँ गए पहले आपको याद रखना है क्रोनोलॉजी में। सबसे पहले ही वेंट टू पेशावर अंडर द नेम ऑफ जियाउद्दीन एंड ही वाज हेल्प्ड बाय भगत राम। लेटर आपको ये याद रखना है कि ही लेफ्ट इंडिया। क्यों उन्होंने लीव किया इंडिया? ताकि वो बाहर से इंडिया को सप्लीमेंट कर पाए किसी भी तरीके से, वेदर इट वाज आर्मी, वेदर इट वाज एम्यूनेशन, किसी भी तरीके से वो इंडिया को सप्लीमेंट कर पाए, उस इंडिया की स्ट्रगल को सप्लीमेंट कर पाए, राइट? सबसे पहले इट इज रिपोर्टेड कि ही रीच्ड रशिया फॉर हेल्प। तो 1941 में, लेकिन जब रशिया पहुंचने के बाद 1941 में आप देखेंगे कि जब रशिया जॉइंट हैंड्स विद एलाइड पावर्स, तब बोस जो है वो डिसअपॉइंट हो गए, राइट? रशिया जो है जब उन्होंने अलाइड पावर्स के साथ हाथ मिला लिया, तब बोस डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया की फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, और रशिया अगर अलाइड पावर्स के साथ हाथ मिला लेती है तो बोस का डिसअपॉइंटमेंट उस वक्त हुआ, इसलिए ही वेंट टू जॉइन हैंड्स विद जर्मनी। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो पेशावर गए, फिर रशिया गए। रशिया में व्हेन रशियंस जॉइंड हैंड्स विद अलाइड पावर्स, ही गॉट डिसअपॉइंटेड, ही वेंट टू जर्मनी। यहां तक आपको क्लियर है, राइट? बोस, इट इज सेड दैट बोस मेट हिटलर अंडर द नेम ऑफ ऑरलैंडो। ठीक है, अपना नाम चेंज करके वो हिटलर से मिले, राइट? विद द हेल्प ऑफ हिटलर ही मेड एन आर्मी कॉल्ड द फ्रीडम आर्मी और मुक्ति सेना। ठीक है, हिटलर की हेल्प से उन्होंने एक आर्मी बनाई जिसका नाम था मुक्ति सेना या फ्रीडम आर्मी, राइट? इसमें लोग कौन थे? इट कंसिस्टेड ऑफ ऑल प्रिजनर्स ऑफ वॉर ऑफ इंडियन ओरिजिन कैप्चर्ड बाय जर्मनी एंड इटली। तो जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स या पीओडब्ल्यूज होते हैं, जिनको कैप्चर किया गया था बाय जर्मनी एंड इटली, वो इस आर्मी के मेंबर्स थे। ओके, ड्रेसडन इन जर्मनी वाज मेड द ऑफिस ऑफ फ्रीडम आर्मी। ठीक है, तो जर्मनी में ही आप देखेंगे फ्रीडम आर्मी का ऑफिस था। वहां के जो लोग थे जो जर्मनी में थे, दे स्टार्टेड कॉलिंग बोस नेताजी। तो नेताजी का जो नाम है वो यहां से बोस को मिला, राइट? ऑल्सो यहां पर ही गेव अ वेरी फेमस स्लोगन जो आप जानते हैं, जय हिंद। कहां से दिया था उन्होंने? फ्री इंडिया सेंटर जर्मनी से। तो व्हेन ही रीच्ड जर्मनी, ही मेड मुक्ति सेना और फ्रीडम आर्मी। इसमें लोग कौन थे? जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जो इंडियन ओरिजिन के थे, जिनको कैप्चर किया था इटली या जर्मनी ने, वो थे। ड्रेसडन जर्मनी में ऑफिस था फ्रीडम आर्मी का। लेटर जर्मन पीपल स्टार्टेड कॉलिंग बोस नेताजी, एंड फ्रॉम फ्री इंडिया सेंटर जर्मनी ही गेव द स्लोगन ऑफ जय हिंद, राइट? एक और इम्पॉर्टेंट जो बात है जो आप बोस के बारे में यहां से जानेंगे, वो ये थी कि वो रेगुलर ब्रॉडकास्ट करने लगे फ्रॉम बर्लिन रेडियो जनवरी 1942 से, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि इंथुजियाज्म यू नो अमंग इंडियंस एंड इंडियन पीपल हु हैड इंडियन ओरिजिन, दे वर एक्साइटेड एंड उनका मोरल अप हो रहा था, राइट? आप देखेंगे कि 1943 तक, इसके बाद बोस जो हैं, ही लेफ्ट जर्मनी एंड ट्रैवल्ड बाय जर्मन सबमरीन्स एंड लेटर जापानीज सबमरीन्स टू रीच जापान। तो पहले पेशावर गए उस वक्त, उसके बाद फिर वहां से रशिया गए। रशिया ने जब अलाइड पावर्स के साथ हाथ मिला लिया तो वहां से ही वेंट टू जर्मनी। फ्रॉम जर्मनी, इन जर्मनी व्हाट डिड ही डू? ही मेड मुक्ति सेना, फ्रीडम आर्मी, देन ही वेंट टू जापान, और जापान के बाद लेटर ही वेंट टू सिंगापुर। ये हम देखेंगे आगे चल के, राइट? ठीक है,
वहां पे जाके उन्होंने क्या किया वो हम देखेंगे, बट ये सेकेंड फेज है आईएनए का, वहां तक अभी हम बात नहीं करते हैं। आपको यहाँ तक याद रखना है कि ही वेंट टू जर्मनी एंड देन वेंट टू सिंगापुर। तो अभी हम ओरिजिन देख लेते हैं फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी का, राइट। इंडियन नेशनल आर्मी का फर्स्ट फेज ओरिजिन कैसे होता है, फिर हम सेकेंड फेज देखेंगे जहां पे हम बोस की एंट्री देखेंगे, राइट। आइडिया जो है कि इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स जो है उनसे एक आर्मी बनाई जा सकती है, ये आइडिया एक्चुअली ओरिजिनली मोहन सिंह जी का था, ठीक है, राइट। तो एक्चुअली मोहन सिंह कौन थे, एक आर्मी ऑफिसर थे हु हैड डिसाइडेड not to join the retreating British army in Malay, right? He decided to turn the Japanese for help, right? और जापानीज उस वक्त क्या कर रही थी, जापानीज एक्चुअली में देव एनकरेज्ड इंडियन सिविलियंस टू फॉर्म एंटी ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशंस, और मोहन सिंह ने इस बात का फायदा उठाया। मोहन सिंह आस्क्ड फॉर इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर। यहाँ पे आप समझ सकते हैं जापानीज जो है वो ब्रिटिश के अगेंस्ट है, जापानीज एडवांसमेंट हो रहा था टुवर्ड्स इंडियन टेरिटरी, ये भी आपको पता है, राइट। जापानीज इन्वेजन का डर था ब्रिटिशर्स को, राइट। और यहाँ पे मोहन सिंह जो है वो एक्चुअली में प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो जापान के पास है, इंडियन प्रिजनर्स, इंडियन ओरिजिन के प्रिजनर्स, उनको वो मांग रहे हैं ताकि वो आर्मी बना पाए, राइट। और जापानीज खुद यहाँ पे चाहते हैं कि इंडियन सिविलियंस जो है वो एंटी ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, इससे जापान का काम आसान हो रहा था, राइट, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे उस वक्त, राइट। तो एक तरीके से कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बन रहा था, राइट। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको पता चलेगा कि जो जापान है, जापानीज एक्चुअली हैंडेड ओवर इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर टू मोहन सिंह। मोहन सिंह को उन्होंने हैंड ओवर कर दिए POWs, prisoners of wars, राइट। और मोहन सिंह ने क्या ट्राई किया, मोहन सिंह ने ट्राई किया कि इन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रिक्रूट करें टू INA विच इज इंडियन नेशनल आर्मी, राइट। जब सिंगापुर का फॉल हुआ तो आप देखेंगे कि बहुत सारे POWs थे जो रेडी थे टू ज्वाइन मोहन सिंह। अगर आप बोले 1942 का एंड, तो उस वक्त तक ऑलमोस्ट 40,000 मेन वर रेडी टू ज्वाइन INA। समझ सकते हो आप कितने ज्यादा लोग, 40,000 मेन आफ्टर द फॉल ऑफ सिंगापुर, राइट। क्या इंटेंशन था INA का, कि INA जो है एक्शन में तभी आएगी जब उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, जो इंडिया में बैठी हुई है, और जो पीपल ऑफ इंडिया है जो इंडिया में रह रहे हैं, उनका इन्विटेशन आएगा। तो INA यहाँ पे ये सोच रही है कि हम आर्मी बनाएंगे जब हमें INC या हमारे जो इंडियन पीपल हैं जो इंडिया में रह रहे हैं उनका जब हमें इन्विटेशन आएगा दैट वी नीड हेल्प, तब हम पहुंच जाएंगे, राइट। अब देखते हैं कि INA को बूस्ट कब मिला। जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो INA को एक तरीके से बूस्ट मिला, राइट। सितंबर 1942 में आप देखेंगे फर्स्ट डिवीजन ऑफ INA फॉर्म हो जाती है। ओके, इट्स हियर। सितंबर 1942 फर्स्ट डिवीजन ऑफ INA वाज फॉर्म्ड। उसमें कितने लोग थे, 16,300 पीपल। तो फर्स्ट डिवीजन के हिसाब से दे हैड लाइक क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, राइट। आप देखेंगे कि जो जापानीज है उनका एम हमने पहले ही आपको बता दिया है। जापानीज जो है वो इंडियन इन्वेजन करने की कोशिश कर रहा है, तो वो चाहते थे कि इंडियन POVs उसमें उनकी हेल्प करें, राइट। पर आप ये भी देखेंगे कि सीरियस डिफरेंसेस इमर्ज हो जाते हैं इस बीच जापानीज एंड मोहन सिंह की के बीच में। रीजन क्या है कि जापानीज चाहते थे कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ 2,000 लोग बस मोहन सिंह की आर्मी से एज अ टोकन फोर्स चलें। क्यों ये चाहते थे, बेसिकली जो जापान है उसका इंटेंशन डिफरेंट था, वो इन्वेजन की तरफ जाना चाहते थे। मोहन सिंह का एम क्या था, मोहन सिंह का एम था इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। मोहन सिंह जो है 16,300 पीपल फर्स्ट डिवीजन उन्होंने आर्मी का बना दिया, वो बेसिकली फुल फ्लेजेड फ्रीडम की तरफ जाना चाहते थे इंडिया के, और जापान जो है वो एक्चुअली इन्वेजन की तरफ जाना चाह रहा था, राइट। तो जापान चाहता था कि ओनली अ टोकन फोर्स ऑफ 2,000 जो है उनके साथ
इंडिया की तरफ चले, राइट। और यहां पे डिफरेंसेस हुए और मोहन सिंह को कस्टडी में ले लिया गया बाय जापानीज। सेकेंड फेज की अगर हम बात करें तो सेकेंड फेज में एक्चुअली क्या हुआ वो हम देखते हैं। अराइवल ऑफ बोस इन सिंगापुर, ठीक है। तो बोस का अराइवल जब सिंगापुर में होगा तब सेकेंड फेज ऑफ आईएनए शुरू होता है। बट बिफोर दैट हम देख लेते हैं कि अबिद हुसैन नाम से बोस जो है पहले टोक्यो जाते हैं, ठीक है। अबिद हुसैन नाम से ही गोज टू टोक्यो, राइट। और वहां पे जापानीज प्राइम मिनिस्टर तोजो से मिलते हैं उस वक्त। तो आप समझ सकते हैं बोस एक्चुअली ही ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, ही मेट ऑल द पीपल हु वर रेलिवेंट एट दैट टाइम एंड गैदर्ड सपोर्ट फॉर इंडियन स्ट्रगल, राइट। अगर आप यहां पर देखें तो हमें रोल ऑफ रास बिहारी बोस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन द फॉर्मेशन एंड जो भी उस वक्त रेलिवेंस था आईएनए का, उसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो आईएनए की है उसमें रास बिहारी बोस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। आपको पता है कि रास बिहारी बोस जो है ही फ्लेड टू जापान इन 1915। कब हुआ था ये हमने पढ़ा था, रेवोल्यूशनरी वॉर एक्टिविटीज जो है जब वो फेल हो गई थी उनकी, तो वो रास बिहारी बोस जो है वो जापान चले गए थे, राइट। वहां पे जाके वो वहां के नेचुरलाइज सिटीजन भी बन गए। उन्होंने बहुत कोशिश की ताकि उनको अपने एफर्ट से जापानीज जो है वो इंटरेस्टेड हो जाए इंडियन फ्रीडम पे, राइट। तो उन्होंने पूरी कोशिश की जो जापान है वो इंटरेस्ट ले इन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। वहां पे उन्होंने क्लब ऑफ टोक्यो इसकी शुरुआत की। क्लब ऑफ टोक्यो किसने शुरू किया? रास बिहारी बोस ने। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे भी पूछा जा सकता है, आपको पता है प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्लब ऑफ टोक्यो की शुरुआत किसने की? रास बिहारी बोस ने, राइट। आपको ये भी देखने को मिलेगा कि वेरी अर्ली इटसेल्फ जो रास बिहारी बोस हैं वो सुभाष चंद्र बोस से काफी इंप्रेस थे। जब इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म की गई बाय मोहन सिंह इन सिंगापुर, तो आपको ये समझ में आ गया ना, इतना तो आपको पता है कि आईएनए जो है इंडियन नेशनल आर्मी वो मोहन सिंह ने कहाँ बनाई? सिंगापुर में बनाई, राइट। रास बिहारी बोस कहाँ पे हैं? जापान में हैं। पहले सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए? पहले टोक्यो गए, राइट। वहां पे जापानीज प्राइम मिनिस्टर से मिले, उसके बाद वो सिंगापुर गए। जब वो सिंगापुर गए तब जाके सेकेंड आपकी जो फेज ऑफ स्ट्रगल है, ऑफ सेकेंड फेज ऑफ आईएनए है वो शुरू हुआ, राइट। तो जब आईएनए फॉर्म हो गया बाय मोहन सिंह इन सिंगापुर, रास बिहारी बोस जो हैं ही लेफ्ट टोक्यो एंड ही वेंट देयर। आप देखेंगे कि वहां पे एक कॉन्फ्रेंस था। ओ वी हैव रिटन ऑल दिस, ओके। इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो वी हैव डन, ठीक है। सो ही वेंट टू साउथ ईस्ट एशिया, राइट। ही लेफ्ट फॉर टोक्यो, राइट। इट वॉज एट अ कॉन्फ्रेंस इन बैंकॉक। वहां पे एक बैंकॉक में कॉन्फ्रेंस था दैट इट वॉज डिसाइडेड टू प्लेस आईएनए अंडर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो आईएनए को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अंदर रखा गया। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के चेयरमैन कौन थे? रास बिहारी बोस, राइट। ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है ये रास बिहारी बोस ने 1942 में शुरू की थी टोक्यो में, ठीक है। आईएनए की शुरुआत किसने की? मोहन सिंह। वेयर? इन सिंगापुर। देन यू हैव टोक्यो क्लब। इंडियन टोक्यो क्लब की शुरुआत किसने की? रास बिहारी बोस। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत किसने की? रास बिहारी बोस। कहां पे की? जापान में, ठीक है। कब की? 1942 में की, राइट। उसके बाद जब वो बैंकॉक आए, बैंकॉक के कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डिसाइड किया कि जो आईएनए है वो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अंदर अब रखा जाएगा। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के चेयरमैन कौन थे? रास बिहारी बोस हिमसेल्फ। इतना क्लियर है, राइट।
जब बोस जो है वो सिंगापुर आए एंड मेट राज बिहारी बोस, वेरी हैप्पीली राज बिहारी बोस ने क्या किया, उन्होंने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड कंट्रोल इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आईएनए की, वो सुभाष चंद्र बोस को जुलाई 1943 में ट्रांसफ़र कर दी। तो राज बिहारी बोस जो ऑलरेडी इम्प्रेस थे सुभाष चंद्र बोस से, राज बिहारी बोस जैसे ही सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए, उन्होंने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की और आईएनई की, वो सुभाष चंद्र बोस को ट्रांसफर कर दी। तो यहां पे आपको समझ में आना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्पेड वर्क है, जो सेटअप है, वो राज बिहारी बोस का कितना इंपॉर्टेंट था, मोहन सिंह जी का कितना हाथ था। इसके बाद आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस कैसे आईएनए को एक अलग लेवल पे लेकर जाते हैं। जुलाई, नॉट जुलाई, आई थिंक इट वाज अगस्त, यस इट वाज अगस्त, अगस्त 25 को सुभाष चंद्र बोस जो है वो एक्चुअली आईएनए के सुप्रीम कमांडर बन गए। ठीक है, राइट। इसी वक्त में आपको ये भी पता चलेगा कि राज बिहारी बोस जो है 1945 तक उनकी डेथ हो गई थी, बिकॉज उनकी हेल्थ कंडीशंस अच्छी नहीं थी, लंग्स में उनको इश्यूज थे। तो एट द एज ऑफ 58 ही अनफॉर्चुनेटली डाइड इन 1945, राइट। बट अब हम देख लेते सुभाष चंद्र बोस जी की जर्नी क्या थी, राइट। अगस्त 25 1943 में वो सुप्रीम कमांडर बने आईएनए के, राइट। अक्टूबर 21 की अगर हम बात करें, अक्टूबर 21 1943 सुभाष चंद्र बोस ने प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया बनाया एट सिंगापुर। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया कहाँ बनाया गया, पहले आपको याद रखना है। अभी तक बोस जो है वो सिंगापुर आ चुके हैं, तो सिंगापुर में बनाया गया। और किसने बनाया, बोस ने बनाया। फाइनेंस उसका पोर्टफोलियो, फाइनेंस पोर्टफोलियो जो है, उनके हेड कौन थे, एच.सी. चैटर्जी। इंपॉर्टेंट, ये सब नाम इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है। ठीक है। एम.ए. अय्यर कौन थे, ब्रॉडकास्टिंग के लिए। एम.ए. अय्यर ब्रॉडकास्टिंग के लिए थे। लक्ष्मी स्वामीनाथन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विमेन डिपार्टमेंट संभालने का काम था लक्ष्मी स्वामीनाथन जी का। बाद में आप देखेंगे कि एक विमेन रेजिमेंट भी बनाया गया था, रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से, विच वॉज लेड बाय लक्ष्मी स्वामीनाथन जी। बाद में जाके लक्ष्मी सहगल उनका नाम हुआ, तो लक्ष्मी स्वामीनाथन या लक्ष्मी सहगल जी विमेन्स रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट को लीड कर रही थी, और विमेन्स डिपार्टमेंट उनका संभालने का काम था। ब्रॉडकास्टिंग कौन देख रहे थे, एम.ए. अय्यर जी देख रहे थे उस वक्त, राइट। प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया जो सिंगापुर में बनी थी, फाइनेंस बाय एच.सी. चैटर्जी, राइट। ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, इसने डिक्लेयर किया वॉर ऑन ब्रिटेन एंड यूएस, एंड वाज आल्सो फिर इसलिए उनको रिकग्निशन मिला बाय एक्सिस पावर, राइट। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आईएनए का हेडक्वार्टर है, लेटर 1944 में शिफ्ट किया गया टू रंगून, बर्मा में। ठीक है, एचक्यू ऑफ आईएनए कहां शिफ्ट किया गया, बर्मा, रंगून, 1944। ठीक है, क्यों शिफ्ट किया गया, क्योंकि यहां से जो आर्मी रिक्रूट्स हैं वो यहां से मार्च करने वाले थे विद द स्लोगन ऑफ चलो दिल्ली। वेरी इंपॉर्टेंट, चलो दिल्ली स्लोगन कहां पे आया, ठीक है, देखो इसको आप ध्यान से। 1944 रंगून बर्मा हेडक्वार्टर वाज शिफ्टेड ऑफ आईएनए टू रंगून, राइट। नवंबर 6 की अगर हम बात करें 1943 में, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, राइट, इट वाज गिवन बाय जापानीज आर्मी टू आईएनए। तो आईएनए को ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स दिया गया था बाय जापानीज आर्मी, और इनका नाम क्या रखा गया था इसके बाद जब वो ट्रांसफर हुए, शहीद द्वीप एंड स्वराज द्वीप। ठीक है, शहीद द्वीप एंड स्वराज द्वीप, इंपॉर्टेंट एंड इजी टू रिमेंबर। अभी इससे रिलेटेड आपके पिछले साल करंट अफेयर्स भी थे, क्या थे, रीड करो। ठीक है, इतना चिल है,
ओके, आई नो कि ये बहुत इंफॉर्मेशन लेडन टॉपिक है, बट एवरी इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस टॉपिक को मैंने अलग से वीडियो में इसलिए ही बनाया है ताकि इसमें दी हुई हर इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से याद रहे. राइट. जुलाई 6 को 1944 आज़ाद हिंद रेडियो से बोस ने गांधी जी को फादर ऑफ नेशन की तरह एड्रेस किया. मैंने आपको पहले भी बताया बोस एंड गांधी में बहुत सारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, बट देयर वाज ऑलवेज अ रिस्पेक्ट. यू नो, बोस ऑलवेज ट्राइड कि गांधी जी कन्विंस हो उनके आइडियाज से, उनके वेज से. राइट. ही रिस्पेक्टेड गांधी. और आज़ाद हिंद रेडियो से ऑब्वियसली उनका रिस्पेक्ट आपको दिखेगा कि कैसे उन्होंने एड्रेस किया गांधी को एज द फादर ऑफ नेशन इन 1944. राइट. ऑल्सो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात है कि कल्चरली जैसे आप अपने बड़ों से यू टेक ब्लेसिंग्स, वैसे ही आस्क्ड फॉर गांधीज ब्लेसिंग्स फॉर इंडियाज लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो वर्ड्स है, लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, आप समझ सकते हैं कि इंडियंस जो है उनको पता है कि फ्रीडम इज नियर, एंड वो जो अब जो एक्शंस लेने वाले हैं उससे वो फ्रीडम ले लेंगे. मतलब कोई और कम चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. नथिंग लेस वाज एक्सेप्टेड बाय देम. राइट. आईएनए बटालियन, एक आईएनए का बटालियन था जो शहनवाज जी के अंडर में था. ठीक है. उसने जापानीज आर्मी को अकम्पनी किया. कहाँ पे अकम्पनी किया? टू इंडो बर्मा. किस लिए किया? इम्फॉल कैंपेन के लिए. ठीक है. लेकिन आपको ये याद रखना है कि इस वक्त ये सब जब कैंपेन्स चल रहे थे तो जो जापानीज है वो इंडियंस को के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे. जैसे कि उनको राशंस कम देना, आर्म्स कम देना. ठीक है. जो मीनियल वर्क है वो जापानीज यूनिट्स का मीनियल वर्क इंडियंस से करवाना. इस वजह से ऑब्वियसली जो आईएनए के यूनिट्स हैं वो डिस्गस्टेड और डीमोरलाइज्ड फील कर रहे थे. ऑब्वियसली वो साथ में आए थे इम्फॉल कैंपेन के लिए, और जापानीज जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे आईएनए यूनिट्स के साथ. राइट. तो इस वजह से वो डीमोरलाइज्ड हुए. एक आज़ाद हिंद फौज जब आज़ाद हिंद फौज ने जब क्रॉस किया बर्मा बॉर्डर, कब क्रॉस किया आपको पता होना चाहिए, 1944. आज़ाद हिंद फौज मार्च ऑफ 1944 को दे क्रॉस्ड बर्मा बॉर्डर एंड स्टूड ऑन इंडियन सॉइल. ठीक है. और क्या हुआ? एडवांसमेंट हुआ कोहिमा की तरफ एंड इम्फाल की तरफ. अप्रैल में 14th of April को कर्नल मलिक जो थे ऑफ बहादुर ग्रुप, he hoisted the INA flag for the first time on Indian mainland at Moirang, Manipur. Very important. INA मेमोरियल कॉम्प्लेक्स वहां पे है. कहां पे है? मोइरांग में है. कहां पे? मणिपुर. ये कौन सा ओकेजन था? जब कर्नल मलिक कौन थे? बहादुर ग्रुप के थे वो. ठीक है. ही होइस्टेड द INA फ्लैग फॉर द फर्स्ट टाइम वेयर? इंडिया में, इंडियन लैंड में. कब किया? अप्रैल 14th of 1944. वेरी इंपॉर्टेंट. मोइरांग, मणिपुर, INA मेमोरियल कॉम्प्लेक्स, कर्नल मलिक hoisted the INA flag first time in Indian mainland. Right. When? April 14th 1944. Obviously slogans जय हिंद और नेताजी जिंदाबाद के लग रहे थे बहुत सारे. उस वक्त 3 महीने तक बेसिकली आईएनए जो है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटीज मोइरांग में कंटिन्यू करता रहा. उसके बाद लेकिन एक चीज हो गई, अलाइड फोर्सेस ने वो टेरिटरी को रिक्लेम कर लिया. राइट. और सिमिलरली जो जापानीज आर्मी है और जो आईएनए का यूनिट है उन्हें विड्रॉ करना पड़ा जुलाई में. राइट. इस वजह से जो आईएनए है उस वक्त आके लिबरेट नहीं कर पाई नेशन को, जो उनका बेसिकली आइडिया था, जो बेसिकली उनका एम था. ठीक है. अगस्त 15 की अगर आप बात करें, अगस्त 15, 1945 सरेंडर ऑफ जापान के साथ
वर्ल्ड वॉर 2 में आईएनए को भी सरेंडर करना पड़ा। अगस्त में ही ऐसा बोला जाता है कि सुभाष चंद्र बोस एक्चुअली एयर क्रैश में उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, राइट? ऐसा बोला जाता है ताइवान एयर क्रैश, राइट? लेकिन अब ऑब्वियसली आपको पता है कि जापानीज आर्मी को जब सरेंडर करना पड़ा और आईएनए यूनिट्स को भी सरेंडर करना पड़ा, तो जो ये आईएनए के प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उनको इंडिया वापस लाया गया और फिर उनका कोर्ट मार्शल हुआ। आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है क्योंकि अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो इस पे बेस्ड है। दैट इज इट फॉर टुडे। बी चिल अबाउट दिस टॉपिक। इसको एक दो बार सुन लोगे, याद हो जाएगा, कोई बिग डील नहीं है। और ये टॉपिक करने के बाद ही आप नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाइए क्योंकि आपको फिर समझ आ जाएगा कि नेक्स्ट चैप्टर में एक्चुअली होने क्या वाला है। ओके, ऑल द बेस्ट।